नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है, सबसे पहले अपडेट पर ही बात करेंगे, यूनियन बजट 2025। अब 2025 के बजट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए क्या नया अपडेट हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जिस वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, लोग थोड़े से पैनिक हो रहे हैं यहाँ पर, क्या फिर आएगा कोविड जैसा शेयर मार्केट क्रैश, इस टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में एक कमेंट भी मैंने रखा है, तो उस कमेंट को भी आप लोग जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि कमेंट से ना काफ़ी हद तक हमारे जो कन्फ्यूज़न है इन्वेस्टमेंट के, वो दूर होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो हमें कॉमन ही देखने को मिलते हैं। तो कमेंट को आप लोग ज़रूर देखकर जाइएगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपडेट की। अपडेट हमारे पास क्या है, देखिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एएमएफआई ने केंद्रीय बजट 2025 से पहले सरकार से कुछ बदलावों की यहाँ मांग रखी है। कुछ डिमांड्स हैं जो एएमएफआई ने यहाँ रखी हैं कि इस बजट में हमारी भी थोड़ी सी बातें मानी जाएं। अब वो कौन कौन सी डिमांड है, देखिए, वैसे तो सब कुछ आपके सामने लिखा ही हुआ है। देखिए, सबसे पहली जो बात है ना, वो डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम से रिलेटेड है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में फिलहाल आप देखते हैं ईएलएसएस स्कीम आपको देखने को मिलती है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ठीक उसी तरह से एएमएफआई चाहता है कि डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम भी हमें स्टार्ट करने की इजाज़त यहाँ दी जाए। देखिए, ईएलएसएस में क्या होता है, आपका पैसा इक्विटी में निवेश किया जाता है और आपको टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह से जो स्कीम यहाँ निकाली जाएगी, डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अब देखिए, अगर आप डेट में अपने पैसे को निवेश करते हैं, या नॉर्मली आपको 7 से 8% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं महंगाई की बात करूं तो वो लगभग 5 से 6% से भी, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जा रही है। यानी कि डेट में जो आपने पैसा निवेश किया, उसमें आपको, अगर आप महंगाई को घटा दें तो आपका पैसा 1 या 2% से ही ग्रो हो रहा है। लेकिन इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद आपको कम से कम टैक्स बेनिफिट वहाँ मिलेगा, तो लोग इस तरफ भी पैसा निवेश अपना ज़रूर करेंगे, ऐसा एएमएफआई को लगता है। इसलिए ये डिमांड यहाँ रखी गई है। साथ ही साथ निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए भी एक पॉइंट यहाँ इन्होंने रखा है। देखिए, एएमएफआई ने, वित्त मंत्री ने म्यूचुअल फंड में निवेशकों के भरोसे को मजबूत करने के साथ उनकी भागीदारी को बढ़ाने और टैक्स से जुड़ी चिंताओं को दूर करने की गुजारिश की है। जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो टैक्स को लेकर वाकई उनको बड़ी चिंताएं हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी तरह की बातें देखिए मार्केट में चलती हैं, लोगों को रख रहा है। जिस तरह से एलटीसीजी और एसटीसीजी को गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, ऐसा ना हो फ्यूचर में हम निवेश तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मैक्सिमम पैसा टैक्स में ही चला जाए। तो इस तरह का ये एक बजट चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि हम ऐसा प्रोग्रेसिव बजट देखना चाहते हैं जो म्यूचुअल फंड को देश के आर्थिक विकास के साथ निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन के मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित करे। साथ ही साथ बढ़े हुए कैपिटल गेन जो टैक्स है उसको भी वापस लिया जाए, ऐसा एएमएफआई द्वारा कहा गया है। अब देखिए, ये सब डिमांड्स रखी गई हैं, अभी गवर्नमेंट इसको कितना मानती है वो तो हमें बजट आने के बाद ही पता चलेगा। एएमएफआई द्वारा कहा गया है जो आपने एसटीसीजी और एलटीसीजी को बढ़ाया है, इसको वापस किया जाए। देखिए, पहले एलटीसीजी और एसटीसीजी की अगर मैं बात करूं, एसटीसीजी पहले 15% था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करते थे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, जो कि 15% था, जिसको अब बढ़ाकर 20% किया गया है। साथ ही साथ एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि पहले 10% था, उसको बढ़ाकर 12.5% किया गया था। तो यहाँ एएमएफआई चाहता है कि आप इस टैक्स को वापस लें, ताकि हमारे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं वो और भी ज़्यादा निवेश इसमें कर पाएँ। साथ ही साथ देखिए, डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा रखी गई हैं, लेकिन मैं कुछ ही पॉइंट्स आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपके काम के हैं। एक पेंशन प्लान लॉन्च करने की भी इन्होंने कहा है कि हमें एक पेंशन प्लान भी लॉन्च करने की अनुमति दी जाए। देखिए, जिस तरह से लोग एनपीएस में, लेकिन वहाँ क्या है ना, एनपीएस का बेनिफिट सभी लोगों को नहीं मिल सकता, लेकिन ये इस तरह का प्लान लॉन्च करना चाहते हैं स्पेशली रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए, जिसमें लोग कोई भी निवेश स्टार्ट कर सके। ये फ्लेक्सिबल पेंशन प्लान होगा। ये चाहते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट भी दिया जाए, ताकि जो निवेशक हैं वो इसमें पैसा निवेश करें। थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव प्लान ये लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसकी भी अनुमति यहाँ गवर्नमेंट से मांगी गई है। बाकी देखते हैं कि इनमें से कितने पॉइंट्स को इनके माना जाएगा और कितने पॉइंट्स को नहीं माना जाएगा, ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स यहाँ कम करने की डिमांड रखी जा रही है और हम देखें कि टैक्स हमारा और भी ज़्यादा बढ़ गया। चलिए, तो खैर आने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही साथ एसटीटी में कमी करने की ज़रूरत है, ऐसा एएमएफआई द्वारा कहा गया है।
देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसके जो एसटीटी के रेट्स को बदलकर पहले जैसा करती है तो इससे इक्विटी सेविंग फंड को फायदा होगा। तो इसके लिए भी यहाँ डिमांड रखी गई है कि इसको भी यहाँ कम करने की ज़रूरत है। ये एक ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, इसको भी कम करने की बात यहाँ की गई है। तो ये कुछ डिमांड्स हैं जो एएमएफआई द्वारा यहाँ रखी गई हैं। अब अपने दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं जो कि मार्केट क्रैश को लेकर था, जिसको लेकर बातें चल रही है कि जिस तरह से कोविड में मार्केट गिरा था कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट उसी तरह से गिर जाए। देखिए अगर मैं कोविड के टाइम की ही बात करूं, मार्केट गिरा था, बहुत बुरी तरह से गिरा था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से मार्केट को देखें, मार्केट ने रिकवरी बहुत जल्दी करी थी और 2020 के एंड तक मार्केट ने बढ़िया रिटर्न्स देने स्टार्ट कर दिए थे। अगर कोविड जैसी सिचुएशन आती भी है, मार्केट गिरता भी है, तो चांसेस हैं जिस तरह से कोविड में मार्केट रिकवर हुआ था तो यहां भी चांसेस बनेंगे कि मार्केट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय में देखिए मार्केट ने रिटर्न्स हमेशा बनाकर दिए हैं। देखिए मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन पास्ट में क्या हुआ है उस पर मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ जरूर कर सकता हूं और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूं कि इन चीज़ों को, इन आंकड़ों को देखना ज़रूरी है। सिर्फ अफवाहों को सुनकर एकदम से सिचुएशन को पैनिक बना देना, अपने पैसे को विड्रॉल कर देना और लोगों को डरा देना, ये सब ठीक नहीं है। देखिए अभी नया वायरस आया है, कहने को नया है लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे वायरस को तो ये भी काफ़ी पुराना वायरस है। और देखिए वायरस ये सब मार्केट में हमेशा ही चलता रहता है, कभी कोई वायरस आ जाएगा, कभी कोई युद्ध छिड़ जाएगा और इन सब की वजह से मार्केट तो रिएक्ट करता ही है। मार्केट बिल्कुल गिरता है, कभी उठता भी, इसी तरह की कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर आएंगी जिनकी वजह से आपको मार्केट बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। तो ये मार्केट का नेचर है, उतार चढ़ाव मार्केट में हमेशा चलेगा। इसको सीधा कोविड से जोड़ देने से, कि अगर मैं कह रहा हूँ कोविड से आप इसको जोड़ भी देते हैं तो भी अगर आप कोविड के टाइम के मार्केट को ध्यान से देखेंगे, उस समय भी बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने उस मौके का फायदा उठाया था, पैसा निवेश किया था और बढ़िया रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किए थे। अगर मैं आपको बताऊं मेरी भी एसआईपी कंटिन्यू थी और कोविड के टाइम पर भी मेरी एसआईपी एज इट इज चलती रही थी, मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। और उस टाइम की जो मेरी एसआईपी थी, अगर मैं आज देखूं, रिटर्न्स मुझे काफ़ी बढ़िया मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये है जिस वजह से मार्केट हमें क्रैश थोड़ा सा देखने को मिला एचएमपी वायरस की वजह से, लेकिन ये अकेला एक रीज़न नहीं है। इसके साथ साथ ही विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है, इन पॉइंट्स को मत भूलिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिकवाली कंटिन्यू है, अभी तक 4,285 करोड़ रुपए की बिकवाली जनवरी में ही हो चुकी है। ये भी एक बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट गिरने का। साथ ही साथ बैंकों के जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट थे वो हमें थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले, इस वजह से भी यहाँ मार्केट गिरी। जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमें काफ़ी दबाव में देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही साथ हमारे रुपए में भी कमजोरी बढ़ी है, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया थोड़ा सा गिर रहा है। देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इन सब का जो असर है, एक मिला जुला असर हमें अपने स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें मार्केट में थोड़ी सी यहाँ कमजोरी दिखाई दी। लेकिन अगर कुछ टाइम आप मार्केट में रुके रहेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट जैसे गिर रहा है तो मार्केट धीरे धीरे फिर बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें हमेशा ही हमने मार्केट में देखा है उतार चढ़ाव मार्केट का एक नियम है। इसको लेकर सिचुएशन को पैनिक नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर आप देखिए कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो वाकई ये एक पैनिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग कई बार महीने 2 महीने के लिए भी निवेश कर देते हैं, मार्केट 2 महीने तक नहीं उठा तो उनके लिए वाकई सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी पैनिक हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप निवेश करें, लंबे समय का टारगेट रखें, 5 साल 10 साल, तो आपको इस तरह के टेंशन से आप बचेंगे। आपके पास समय होगा कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो 5-7 साल के लिए निवेश किया हुआ है, तब तक मार्केट आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो आप इस सिचुएशन से ईजिली निकल जाएंगे। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पैसा निवेश आप ना करें, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप परहेज करें। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, आप थोड़े से जानकार हैं, आप टाइम देते हैं मार्केट को, तब शायद आप बेनिफिट ले लें। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय यहाँ ज़रूर देना चाहिए। तो ये मार्केट अपडेट्स थी। अब मैं कमेंट पर भी बात ज़रूर करना चाहूँगा, जो कमेंट मैंने रखा है। इन सर का कमेंट है, इनका कहना है इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई का फ्लेक्सी कैप और एसबीआई का ही कॉन्ट्रा फंड यहाँ रखा है, ये इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, क्या ये ठीक है? देखिए सर, फंड्स तो ठीक है, आपने एसबीआई एएमसी हमारे देश की आखिरकार सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपने उन्हीं के फंड्स रखे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको यहाँ कहना चाहूँगा, अगर आप एसबीआई में ही निवेश कर रहे हैं, देखिए ऐसे तो एसबीआई अच्छी है, ऐसा नहीं है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप एसबीआई का ले रहे हैं
इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। अगर आप SBI स्मॉल कैप ले रहे हैं तो जो फ्लेक्सी कैप है इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पराग पारिक ले सकते हैं, आप इसको HDFC ले सकते हैं। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा रख रहे हैं 2000 की जगह आप इसमें 1000 रख लीजिए, 1000। साथ ही साथ आपके जो पैसे बचते हैं आप क्या कीजिए, मिड कैप को डाल दीजिए। अब मिड कैप कौन सा डालेंगे, मिड कैप आप मोतीलाल ओसवाल डाल दीजिए। मोतीलाल ओसवाल ये बढ़िया फंड है मिड कैप में, इसको रख सकते हैं। स्मॉल कैप में आपने 4000 रखे हैं, एक फंड ना रखे, यहाँ भी आप थोड़ा सा 2-2000 के 2 फंड्स रख सकते हैं। एक आपने SBI डाल दिया स्मॉल कैप में और आप एक दूसरा HDFC डाल दीजिए। HDFC नहीं डालना चाहते आप क्वांट डाल दीजिए। अभी क्वांट को लेकर लोगों के कमेंट आते हैं कि अच्छे रिटर्न्स नहीं है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड थोड़ा सा बनाएंगे पोर्टफोलियो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। लार्ज कैप को रखिए, थोड़ा मिड कैप को रखेंगे, थोड़ा स्मॉल कैप को रखेंगे, फ्लेक्सी कैप आप पराग पारिक या HDFC में से कोई भी एक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप का लोकेशन बढ़ जाएगा। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाकर चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। कारण है अगर आप एक ही AMC के म्यूचुअल फंड्स रखेंगे तो थोड़ा जो निवेश का एक तरीका होता है ना वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अलग अलग AMC के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे तो सभी के निवेश करने के तरीके अलग होते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला ये एक पोर्टफोलियो हो सकता है। तो आप इस तरह से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी और भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे इसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।